लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग डीसीपी राजशेखर आजाद साहब, जोगिंदर सिंह, सीबीआई ऑफिसर। आइए। थैंक यू। डीसीपी साहब, आपको नहीं लगता कि सीबीआई वाले आजकल पुलिस वालों से ज्यादा बिजी हैं? पहले जब हवाला कांड होता था, बोफर्स कांड, चारा कांड होता था, तो हमें बुलाया जाता था। लेकिन आजकल पूछिए मत। मैच फिक्सिंग, कैच फिक्सिंग, नहर नहीं बनी, गटर नहीं खुदा, छोटे से छोटा केस सीबीआई के हवाले। मैं तो सोच रहा हूँ होम मिनिस्ट्री को लिखूं कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में पुलिस चौकी को हटा के सीबीआई चौकी बना दी जाए। क्या ख्याल है आपका? अच्छा छोड़िए, मजाक करने की आदत है मेरी। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जिनका कत्ल हुआ वो सिर्फ आपके फादर इन लॉ नहीं थे, डीजीपी भी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा ये बताइए, आपके फादर इन लॉ का कोई नजदीकी रिश्तेदार या कोई जिगरी दोस्त था? आप भी कमाल कर रहे हैं जोगिंदर सिंह जी। सारे ऑफिसर्स ये पूछते हैं कि जिसका खून हुआ उसका कोई दुश्मन था क्या, और आप दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहे हैं। यू आर राइट, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। वैसे भी डीसीपी साहब, घर हो या देश, गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा होता है। हमारे अलावा उनका और कोई नहीं था, दोस्त मैं ही था उनका। तो फिर कहीं ये खून आपने तो नहीं किया? मैंने कहा ना, मजाक करने की आदत है मेरी। खैर, जिसने भी ये खून किया है बहुत अक्लमंदी के साथ किया है, और जाहिर है ऐसे आदमी तक पहुंचने के लिए उससे ज्यादा अक्ल की जरूरत है। और अक्ल कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार में बिकती हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अब तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा जब तक कातिल का पता न चल जाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बाय। सुनिए, देखिए, आप रोइए मत प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके फादर के कातिल को मैं बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर है। जिसने मेरे पापा को मारा, अगर उसी ने मेरे पति को, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। I'll see you later. अंजलि, जो होना था सो हो गया। फिजूल की बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वासिम खान, अरे अरे जरा संभाल। हेलो सर मैं इकबाल खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वसीम खान ने जैसे पाटिल को मारा था वैसे ही शिंदे को मारा है। क्या? ठीक है, तुम उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। क्या हुआ? वसीम खान ने आज शिंदे को मारा। जब उसने पाटिल को मारा था, उसके बाद जोगेश्वरी में दंगे शुरू हो गए। आज शिंदे को मारा है, कहीं वो
ऑफिसर्स मूव। हेलो सर। हेलो रहीम, तुम फौरन वाडिया हॉस्पिटल पहुंचो। शिंदे की जेब में एक पर्ची है, उसे कौन निकालता है, कहाँ लेकर जाता है, तुम उसका पीछा करो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन कर लेना। और याद रखना, तुम्हारा पुलिस वालों के साथ कोई लेना देना नहीं। ओके? यस सर। रहीम बोलो, क्या हुआ? सर उन लोगों को शक हो गया मुझ पर, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? सर मैं परेल से दादर टीटी की तरफ भाग रहा हूँ। तुम में और उनमें कितना फासला है? तकरीबन 100 फीट। वो लोग मुझे मार डालेंगे सर। तुम फिक्र मत करो, बस तुम सीधे भागते रहो, मैं संभालूंगा। ओके सर। हेलो, चित्रा थिएटर। देखिए, मैं डीसीपी आजाद बोल रहा हूँ। डीसीपी आजाद। हाँ, आपके थिएटर में बॉम्ब है। फौरन आप पूरी पब्लिक को वहां से बाहर निकालिए। क्या थिएटर में बॉम्ब? थिएटर में बॉम्ब है, भागो! भागो! रहीम, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, लेकिन आपने क्या तरकीब निकाली सर, वरना वो लोग मुझे जान से ही मार डालते। थैंक यू सर। कल सुबह की फ्लाइट से जामा मस्जिद के इमाम यहाँ आ रहे हैं। वो लोग उन्हें एयरपोर्ट पे ही मारने की बात कर रहे थे सर। इमाम को? वो इमाम को क्यों मारना चाहते हैं? रहीम, उनमें से कोई भी दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके? कामले सर, इमाम के पास कोई पैसेंजर नहीं जाएगा। ओके सर। सुनो, वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, जब तक उसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की जाएगी अंदर नहीं जाएगा। ओके सर। हाँ देशमुख, सब तैयारी हो गई? सर आपके कहने के मुताबिक सब कुछ हो गया। गेट नंबर 1 पे तिवारी है, गेट नंबर 2 संभाल रहा है शानबाग और गेट नंबर 3 पर शर्मा चौकस है। ठीक 7 बजे फ्लाइट टचडाउन होगी और 7:15 बजे इमाम गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। और जैसे आपने कहा था सर, 150 स्पेशल कमांडोज का बंदोबस्त कर दिया। 7 बजे सब एयरपोर्ट के बाहर असेंबल हो जाएंगे और जब तक इमाम दिल्ली की फ्लाइट पर शाम को नहीं बैठते वो सब हमारे साथ होंगे।
सर एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? एक इमाम के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी सर? बिल क्लिंटन के वक्त भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रखी थी हमने। देशमुख साहब, इमाम साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता संघ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें कोई मारना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी है। अंडरस्टूड? यस सर। सो बी अलर्ट। राइट सर। फ्रांसिस साहब, यहाँ तो जबरदस्त सिक्योरिटी है। ऐसा लगता है डीसीपी आजाद को हमारे प्लान की जानकारी हो चुकी है, इसलिए उसने यहाँ चुनिंदा ऑफिसर्स को तैनात किया है। अब हमें इमाम को मारने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। टाइगर, अगर हमारा प्लान कैंसिल हुआ तो वो लोग हमारी लाइफ ही कैंसिल कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, इमाम की हत्या एक पुलिस ऑफिसर के हाथों ही होगी। वो कैसे? डीसीपी आजाद इमाम की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स जरूर बुलवाएगा। तुम उन कमांडोज में एक कमांडो बनकर शामिल हो जाओगे और काम को पूरा करने के बाद आराम से बाहर आ जाओगे। कृपया ध्यान दीजिए, इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 165 अब दिल्ली से आ पहुंची है। हमने इस देश से आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सांप हैं जो रह रहकर फन उठाते हैं। इसलिए मुझे और आप सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। हमारी एक छोटी सी गलती हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्या बात है भाई, इतनी सिक्योरिटी? अगली फ्लाइट से पीएम आने वाले हैं क्या? जनाब, ये सिक्योरिटी आपके लिए है। मेरे लिए? जी हाँ, आपकी जान को खतरा है ना। खतरा? सवाल सिर्फ एक आदमी की जिंदगी का नहीं, कई बेकसूर लोगों की जानें जा सकती हैं। By the right, about turn. Let's go inside. इतने कमांडोज के बीच में हमारे साहब ने उस टेररिस्ट को कैसे पहचान लिया? मुस्तैद सिंह, डीसीपी आजाद की यही तो खासियत है। हाँ। अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है? पीछे मुड़। करेक्ट, लेकिन डीसीपी साहब ने कमांडोज को पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जैसे मैं पीछे मुड़ के इंस्ट्रक्शन दूंगा बैठ जाना, और उस टेररिस्ट को ये पता नहीं था, बेचारा पीछे मुड़ा और सीधा ऊपर चला गया। इमाम साहब, मुंबई में आपका स्वागत है। आपको यहाँ खरोच तक नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मुझे यकीन हो गया है, जब तक इस देश में तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं, राम और रहीम को लड़ाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आमीन। आइए। पढ़। बहुत चालाक है तू। मेरे आदमी को मारा, उसके जेब में पर्ची डाली ताकि वो मैसेज तेरे आदमियों तक पहुंचे और वो इमाम को मार डालें। मुसलमान गुस्से में आके हिंदू पर अटैक करेगा
और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा तूने सोचा वैसा नहीं हुआ। अब वो होगा जो मैं सोचूंगा। तूने कहा था ना कि कोई सुराग या सबूत नहीं मिलेगा। मुझे सबूत मिल गया है। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर। इसको जरा साफ करना। 1 मिनट। ये तो वही है जिसको उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर शूट किया था, लेकिन उसके साथ कौन है? जरा जूम करो उस पर। श्योर। फ्रांसिस। भाई वो डीसीपी आजाद आ रहा है, जल्दी भाग जाइए। आजाद। बता तुझे एयरपोर्ट किसने भेजा? शंकर सिंघानिया। बढ़िया जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। और देखिए इसकी खूबसूरती, आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मूर्ति हटाओ या मंदिर, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। अपनी दलाली के साथ इसकी कीमत हमें बता देना। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इंडिया के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का 1 महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल्स, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए, एक तरह से उनकी पूजा करते हैं लोग। सर, लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए हैं। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है।
गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहाँ कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब का तरह कौन है? पांडू? अरे नहीं, पांडू तो गाँव गया हुआ है। राजू ने काटी होगी तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ। तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है? हवा है टायर में? पेट्रोल है? ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है। 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम, कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था, लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें ये सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लिख डालने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेटमार हो या असरदार और अमीर शक्कर सिंघानिया हो। तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे टफोस? पापा का नाम लेने से पहले फ्रांसिस को गोली क्यों नहीं मार दी? सुबह होने से पहले मैं मारूंगा उसे, मेरे हाथों से मरेगा वो। संजय, नहीं नहीं पापा, उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे? अरे बेटे, छोटे लोग बड़े लोगों के नाम अक्सर लिया करते हैं। डोंट गेट अपसेट, सब कुछ संभल जाएगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को साथ लेकर फार्म हाउस चले जाओ। बट पापा, कम ऑन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। माधव। यस सर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, नई उम्र का खून है, बहुत जल्द उगल जाता है, संभालना उसे। ओके सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत। जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में
मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए। इसलिए उससे बचने का नहीं, बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, आसपास की बस्तियों में ऐलान कर दो कि कल सुबह हम अनाज और कपड़े बांटने वाले हैं। और जैसे ये भीड़ जमा होकर हमारे घर के सामने आ जाए, अपने 40-50 लोग हथियार के साथ उनमें शामिल कर दो। और आजाद जैसे मुझे गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश करे, उसे वहीं खत्म कर दो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, ऐसा लगना चाहिए जैसे गुस्से में आकर भीड़ ने उसे खत्म किया है। उसके बाद कानून बेबस, क्योंकि भीड़ की ना कोई सूरत होती है, ना कोई नाम।